हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैरोडोमर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। इस मॉडल के अंदर हम देखेंगे कि दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, जो हैरोड मॉडल हमें मिलता है 1939 में और डोमर मॉडल मिलता है हमें 1947 के अंदर। बट हम देखें कि दोनों के रिजल्ट और दोनों के अजम्पशन ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से हम इस मॉडल को एक साथ ही स्टडी करते हुए हम दिखाई देंगे, जहाँ पे हैरोड और डोमर ये दोनों भी अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं। बट हम देखें कि इन्होंने जो सुझाव यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को, स्टेडी ग्रोथ को यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए ये जो मॉडल दिया, इसके अंदर हम दोनों जो उनके कंक्लूजन क्या निकल के आए, यहाँ पे हम देखेंगे हैरोड डोमर ग्रोथ मॉडल। इस तरह से हम यहाँ पे इस पार्ट के अंदर हम 3 पार्ट्स यहाँ पे बनाएंगे, जहाँ पे पार्ट 1 के अंदर हैरोड ने अपने इस मॉडल के अंदर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, इसे आज के इस पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 के अंदर डोमर ने अपने मॉडल के अंदर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा, इसके बारे में पार्ट 2 के अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे। और पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे हैरोड और डोमर यहाँ पे उनके पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से सिमिलर है और किस तरह से सिमिलर नहीं है। इस तरह से हम इस पार्ट 3 के अंदर इसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे कि ये हैरोड डोमर मॉडल जब उभर के आया तो ये सिचुएशन क्या थी। ये सिचुएशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इन होते होते जो 1930s में एक ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन से हर कंट्री यहाँ पे इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। वर्ल्ड में यहाँ पे जो 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन है, ये इतना भारी मात्रा में था कि यहाँ से हर कंट्री यहाँ पे अपनी ग्रोथ को लेके डिस्कस करती हुई दिखाई देती है और इतने प्रॉब्लम को फेस करती हुई दिखाई देती थी कि किस तरह से अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हुआ, अब कंट्री को एक स्टेडी ग्रोथ में रखने के लिए क्या सुझाव रखे। इसमें सभी कंट्री अपने अपने इकोनॉमी को स्टडी ग्रोथ में और मेंटेन किस तरह से रखे और किस तरह से ये ग्रोथ अचीवमेंट करे, इससे प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। और ऐसा चैलेंज भी था यहाँ पे डील करना कि किस तरह से वेरियस कॉन्सेप्ट को जो ग्रोथ का यहाँ पे डेवलप करना है, उस कंट्री की ग्रोथ को अचीवमेंट करना है और बरकरार रखना है। ऐसे प्रॉब्लम के अंदर हमें दिखाई देता है और सभी ऐसे इकोनॉमिस्ट दुनिया के जूझ गए ऐसे मॉडल यहाँ पे बनाने में कि किस तरह से हर कंट्री की जो ग्रोथ है, इसे ग्रोथ को मेंटेन रखे और किस तरह से इसको अचीवमेंट करे। ऐसे प्रॉब्लम के अंदर ऐसे दो हमें इकोनॉमिस्ट मिलते हैं, जहाँ पे हैरोड डोमर ये दोनों भी हमें उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे ऐसे सिचुएशन को फेस करती हुई इकोनॉमी की ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए ये दोनों मॉडल हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम देखें जो हैरोड जो मॉडल है, ये 1939 में यूके के अंदर यहाँ पे उन्होंने डेवलप किया। वहाँ पे कम्युनिकेशन की यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी, फिर भी ये दोनों भी मॉडल, जहाँ पे हैरोड मॉडल 1939 में मिला यूके के अंदर, तो डोमर ने ये मॉडल 1947, इन दोनों का जो यहाँ पे टाइम पीरियड है लगभग 7 से 8 साल का यहाँ पे डिफरेंस है। और ये डोमर मॉडल यहाँ पे यूएसए के अंदर यहाँ पे उन्होंने बनाया। तो यहाँ पे हैरोड ने मॉडल यूके के अंदर यहाँ पे बनाया और डोमर ने मॉडल यूएसए के अंदर 1947 के अंदर बनाया। तो दोनों का यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हुए यहाँ पे उनका जो कंक्लूजन है ये एक ही तरफ जाता हुआ, ये उनका रिजल्ट एक ही तरह से जाता, अजम्पशन ऑलमोस्ट दोनों का सेम। और दोनों ने भी यहाँ पे केंशियन सेविंग इन्वेस्टमेंट जो एनालाइज है, इस पे ही फोकस करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके पॉइंट ऑफ देखें तो इस दोनों के मॉडल के अंदर ये सिंपल मॉडल होना चाहिए जो ग्रोथ को अचीवमेंट करने के लिए। सेकेंड, वो दोनों भी कहते हैं कि मॉडल ये डायरेक्ट आउटकम यहाँ पे माना जाएगा, जहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर तो यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर ये अचीवमेंट हम कर पाएंगे। थर्ड, उनका बेस था कि कैपिटल फैक्टर उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट माना, क्योंकि कैपिटल ही बेस करती है। जिस तरह से कई ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कैपिटल को ही इम्पोर्टेंट दिया, उसी तरह से हैरोड डोमर मॉडल के अंदर यहाँ पे उन्होंने भी कैपिटल एक्यूमुलेशन को इम्पोर्टेंट माना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दोनों के अंदर दिखाई देते हैं, जहाँ पे मिस जॉन रॉबिन्सन, उनका जो मॉडल है टेक्निकल प्रोसेस को यहाँ पे इम्पोर्टेंट देते हुए ये दिखाई देता है। और उसी तरह से यहाँ पे दोनों भी मॉडल के अंदर हमें जो दिखाई देता है कि नियो क्लासिकल एनालाइज बिल्ड कैसे करें,
इस सुझाव के अंदर उसके बाद ही हमें मिलता है कि सोलो का ग्रोथ मॉडल जो इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से करे, इसका ही एक्सटेंशन सोलो मॉडल के अंदर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देखें जो हैरोडोमर मॉडल हमें जो मिलता है, ये दोनों थॉट्स को यहाँ पे मिक्स करते हुए ये हैरोडोमर मॉडल मिलता है। जिस तरह से क्लासिकल इकोनॉमिक्स, उनकी मेथड, उनकी स्टेप क्या थी, और जो केन्स है, केन्स का इन दोनों में क्या यहाँ पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने उठाया, और यहाँ पे हैरोडोमर मॉडल हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से क्लासिकल इकोनॉमिक्स उनकी थॉट थी कि लॉन्ग प्रोसेस में रहे, लॉन्ग रन के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, और सप्लाई साइड को ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, और फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट होती है। ऐसा जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर दिखाई देता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें इस तरह से, उसके अपोजिट हम देखें जो केन्स है, केन्स का जो मेथड है, उनके थॉट्स यहाँ पे शॉर्ट रन को एनालाइज करते हुए और डिमांड साइड को फोकस करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन दोनों का मिक्सअप हम देखें तो हैरोडोमर मॉडल के अंदर हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। जो हैरोडोमर इन्होंने क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी अचीवमेंट किए हैं और केन्शियन मेथड को भी यहाँ पे अपनाया है। उन दोनों का यहाँ पे जो सुझाव है, मिक्सअप हम देखें तो ये हैरोडोमर मॉडल उभर के आता हुआ दिखाई देता है। उस तरह से हम देखें स्टडी स्टेट जो ग्रोथ है अचीवमेंट करने के लिए यहाँ पे एडवांस कैपिटल इकोनॉमी होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों भी मेथड अगर होंगे तो स्टडी स्टेट ग्रोथ यहाँ पे रेट को अचीवमेंट करता हुआ ये हैरोडोमर मॉडल फोकस करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ड्यूअल इफेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से इनकम से हमें मिलता है, डिमांड क्रिएट होता है, जो केन्स ने डिमांड साइड को यहाँ पे प्रेजेंट किया, और प्रोडक्शन कैपेसिटी को यहाँ पे जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो सप्लाई साइड को यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट के ड्यूअल इफेक्ट को इनकम को यहाँ पे जो डिमांड यहाँ पे केन्स ने यहाँ पे फोकस किया, प्रोडक्शन कैपेसिटी को सप्लाई साइड में यहाँ पे इंक्लूड कर किया जाता है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स उनके थॉट्स प्रोसेस को यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बावजूद भी हम देखें जो डिमांड और सप्लाई, इन दोनों के अंदर हैरोडोमर ने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट को फोकस किया, डिमांड साइड के अंदर मल्टीप्लायर इसको इंपॉर्टेंट दिया। मल्टीप्लायर से ही यहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ यहाँ पे तेज़ी से हो सकती है, इसे मेंशन किया। तो उसके साथ साथ डिमांड साइड के अंदर MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट देते हुए डिमांड साइड को यहाँ पे उन्होंने फोकस किया। क्या मल्टीप्लायर अपना रोल इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने में यहाँ पे दिखाई देगा, और उसी तरह से जो इनकम लोगों के पास है वो किस तरह से एक्सपेंडिचर करेंगे, उस पर ही बेस करेगी ये MPC। तो इन दोनों को यहाँ पे जो डिवाइड किया जाएगा डिमांड साइड के अंदर मल्टीप्लायर और MPC। उसके अपोजिट हम देखें तो सप्लाई साइड को उन्होंने किस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया, तो वहाँ पे उन्होंने सप्लाई साइड के अंदर फर्स्टली यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया कैपिटल एक्यूमुलेशन को। कैपिटल एक्यूमुलेशन करेंगे तो ही हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और दूसरा सप्लाई साइड के अंदर उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों भी इक्वल होंगे तो हम यहाँ पे हमारी स्टेडी ग्रोथ यहाँ पे अचीवमेंट करने में सक्सेस होंगे, ऐसा हैरोडोमर मॉडल हमें कहता है। जहाँ पे डिमांड साइड मल्टीप्लायर और MPC को फोकस करेगा, तो सप्लाई साइड कैपिटल एक्यूमुलेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट, इन दो सिचुएशन को, ये क्राइटेरिया यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तभी हम यहाँ पे ग्रोथ को यहाँ पे अचीवमेंट करते हुए किसी भी कंट्री की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देगी। इंडिया के अंदर हम देखें जो फर्स्ट टर्म में थी 5 years पॉलिसी जो यहाँ पे दी गई थी इंडिया के अंदर, वहाँ पे हैरोडोमर मॉडल का ग्रोथ मॉडल यहाँ पे अप्लाई किया गया था। यहाँ पे जो फर्स्ट 5 year की पॉलिसी को यहाँ पे अचीवमेंट करने के लिए, इंडिया की ग्रोथ को यहाँ पे फुलफिल करने के लिए हैरोडोमर मॉडल यूज़ किया गया हुआ हमें दिखाई देता है। इसी के साथ दो चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, प्रॉब्लम यहाँ पे जो क्रिएट होती है इकोनॉमी के अंदर, उन्होंने जो फोकस किया है इस दोनों प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है सेक्युलर स्टैग्नेशन और सेकंड है सेक्युलर इन्फ्लेशन। यहाँ पे स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ को रोकना नहीं चाहिए। सेकंड जो कहता है इन्फ्लेशन यहाँ पे महंगाई नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को प्रॉब्लम को अगर क्रैक करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, यहाँ पे जो उस मॉडल को यहाँ पे बनाया गया है, ये अगर क्रैक करेंगे
तो ये दोनों भी प्रॉब्लम से अगर हम छुटकारा पाएंगे तो यहाँ पे सेक्युलर स्टैग्नेशन और सेक्युलर इन्फ्लेशन, इन दोनों को हम क्रैक करके इकोनॉमी की ग्रोथ इजीली यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। ऐसा हैरोल्ड डॉमर मॉडल हमें प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ हम देखें जो हैरोल्ड और डोमर, इनके बारे में अगर थोड़ा समझे तो हमें पता चलता है कि हैरोल्ड, इनका पूरा नाम सर हेनरी रॉय फॉब्स हैरोल्ड था। वो माने जाते थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बतौर। वो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे। उनका बॉर्न 1900 में हुआ और उनकी डेथ 1978 में हुई थी। उसके अपोजिट हम देखें जो डोमर थे, उनका जो पूरा नाम एल्फ्रेड डेविड डोमर था। वो रशियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। उनका बॉर्न 1914 में हुआ और उनकी डेथ 1997 में हुई। उनकी नेशनलिटी रशियन अमेरिकन थी और उनकी फील्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर हमें दिखाई देती है। तो ये कुछ इस तरह से उनका बैकग्राउंड था कि क्या हैरोल्ड डोमर उनका किस कंट्री से बिलोंग करते थे और किस तरह से उन्होंने एक 1930s में जो यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन को, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को छुटकारा पाने के लिए उन्होंने जो मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट किया है, इस मॉडल को उन्होंने दिया और उन्होंने दोनों के भी यहाँ पे जो अजम्पशन है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर माने जाते हुए दिखाई देते हैं। हैरोल्ड डोमर मॉडल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है उसके अजम्पशन, जहाँ पे दोनों भी इकोनॉमिस्ट ने अजम्पशन को लिए हैं जो दोनों भी इस मॉडल के अंदर सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। और इस तरह से उनका ये मॉडल यहाँ पे वर्क करता है। अगर हम अजम्पशन को समझेंगे तो उस तरह से हमें पता चलेगा कि ये मॉडल में एग्जैक्टली किस तरह से ये मॉडल वर्क करता है और इसके अजम्पशन पे ही ये बेस करती है मॉडल। तो ये अजम्पशन इतना समझना इंपॉर्टेंट माना जाएगा। जिस तरह से फर्स्टली है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन यहाँ पे मानी जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट की। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं और लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे कंटिन्यूसली क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे किसी भी सिचुएशन का अंदर नहीं देख पाएगी और यहाँ पे मार्केट ही अपने आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को हासिल करेगा, ये गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस न होने की वजह से। थर्ड पॉइंट कहता है क्लोज इकोनॉमी। ये इकोनॉमी क्लोज मानी जाएगी। यहाँ पे कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। जो भी प्रोडक्शन लिया जाएगा वो कंट्री के अंदर उसका यूज़, उसका एक्सपेंडिचर किया जाना वाला दिखाई देगा। तो इसको ही क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो लैग इन एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे जो सिचुएशन को यहाँ पे जो एक्शन लिया जाएगा और उसका जो रिजल्ट आएगा इसमें कोई भी गैप नहीं होगा। मतलब यहाँ पे नो लैग इन एडजस्टमेंट। यहाँ पे जिस तरह से एक्शन लिया जाएगा उसका इंस्टेंटली यहाँ पे रिजल्ट आता हुआ दिखाई देता है, जो इकोनॉमी में ये रेयर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एपीएस एंड एमपीएस आर इक्वल टू ईच अदर। जो एग्रीगेट प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों भी इक्वल एक दूसरे को माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एमपीएस एंड कैपिटल कोएफिशिएंट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे एमपीएस और कैपिटल कोएफिशिएंट यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ऐसे माने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। अभी कैपिटल गुड्स के अंदर जो डिप्रिसिएशन जो कॉस्ट आता है ये ना के बराबर है, मतलब ना ही होगा, इस तरह से माना गया है इस अजम्पशन के बेस पे। नेक्स्ट अजम्पशन कहता है अज्यूम किया गया है फिक्स ऑफ कैपिटल गुड्स। यहाँ पे कैपिटल जो गुड्स है ये फिक्स है, एक उसका जो रेशो है ये रेशो फिक्स माना जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जो कैपिटल गुड्स के लिए ये माना जाता है जो फिक्स कंडीशन में दिखाई देगा। नेक्स्ट अजम्पशन है फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इस अजम्पशन के बेस करता है कि यहाँ पे कैपिटल और लेबर का जो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है ये प्रोडक्शन के लिए एक फिक्स अमाउंट में यहाँ पे उसका रेशो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जो यहाँ पे दिए गए कंडीशन के बतौर ही चल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ना ही बढ़ेंगे ना घटेंगे। यहाँ पे कोई भी चेंजेस इंटरेस्ट रेट के अंदर नहीं दिखाई देंगे। और लास्ट जो यहाँ पे पॉइंट कहता है वो कहता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम ऑफ द सेम ईयर। यहाँ पे जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है इनका जो रिलेटेड यहाँ पे इनकम के साथ होगा, ये एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर यहाँ पे दिया गया है, रिलेटेड करेगा। जो एक पर्टिकुलर जो एकेडमिक ईयर होगा
और लास्ट यहाँ पे पॉइंट कहता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम ऑफ द सेम ईयर। यहाँ पे जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है ये रिलेट करेगा एक पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन के अंदर। और लास्ट जो पॉइंट कहता है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम ऑफ सेम ईयर। यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये रिलेट करेगा एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर ईयर होगा 1 ईयर का, उसमें ही ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। और इसका जो सेविंग है ये सेविंग कन्वर्ट होगी इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट ये कैपिटल के बतौर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, और उस कंट्री की जो इनकम है एक ईयर के अंदर उसका काउंट यहाँ पे किया जाएगा। इस तरह से अजम्पशन यहाँ पे बेस करते हैं कि किस तरह से हैरोड-डॉमर मॉडल को यहाँ पे माना जाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि हैरोड ग्रोथ मॉडल के अंदर उन्होंने जो रेज किए हैं 3 इश्यूज। इसमें फर्स्ट है हाउ कैन स्टेडी ग्रोथ बी अचीव फॉर द इकोनॉमी विद द फिक्स एंड द फिक्स सेविंग इनकम रेशो। यहाँ पे जो कैपिटल आउटपुट रेशो है और कैपिटल कोएफिशिएंट यहाँ पे जो माना गया है उस तरह से किस तरह से उसको एडजस्टमेंट करे और किस तरह से ये अचीवमेंट करे कि इकोनॉमी ग्रोथ यहाँ पे बरकरार रखने के लिए किस तरह से अचीवमेंट करना है। ये फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे दिया है हैरोड ने ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड, हाउ कैन द स्टेडी ग्रोथ रेट बी मेंटेन और व्हाट आर द कंडीशन फॉर द मेंटेन स्टेडी अनइंटरप्रेटेड ग्रोथ। यहाँ पे जो थर्ड यहाँ पे दिया जाता है वो कहता है कि हाउ डू द नेचुरल फैक्टर्स पुट अ सीलिंग ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। जिस तरह से हम इन शॉर्टली कहें कि फर्स्टली यहाँ पे जो हैरोड यहाँ पे जो प्रॉब्लम को यहाँ पे रेज करते हैं, जो इशू यहाँ पे दिखाई देता है, फर्स्टली है किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है इस ग्रोथ को यहाँ पे फर्स्टली अचीवमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशो और सेविंग इनकम रेशो इनको यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे यूज़ करके हम अचीवमेंट कर सकते हैं इकोनॉमी स्टेडी ग्रोथ को। सेकेंड, उन्होंने पॉइंट कहा है कि हम ये स्टेडी ग्रोथ को अचीवमेंट करने के बाद उसे किस तरह से मेंटेन करें, ये दूसरा इशू उन्होंने रेस किया। और थर्ड, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि उस कंट्री के अंदर अगर नेचुरल फैक्टर्स अगर अवेलेबल है तो उसका यूज़ करके हम ये ग्रोथ को सीलिंग को यहाँ पे इस ग्रोथ को लेके जाके इकोनॉमी और भी बेहतर तरीके से किस तरह करे। इस तरह ये 3 इशू को यहाँ पे हैरोड ने यहाँ पे ग्रोथ मॉडल के अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया है। हैरोड ने इस तरह से देखे तो ये 3 इशू को रेज किया, उसके साथ साथ उन्होंने 3 यहाँ पे मेथड को यहाँ पे इस ग्रोथ मॉडल के अंदर प्रेजेंट किया है, जिसमें वो कहते हैं कि फर्स्टली जो यहाँ पे अचीवमेंट करने के लिए ये एक्चुअल ग्रोथ रेट को यहाँ पे माना जाएगा। सेकेंड, वारंटेड ग्रोथ रेट को इम्पोर्टेंट दिया। थर्ड, नेचुरल ग्रोथ रेट। इन 3 रेट को यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है इसे बरकरार रखते ही हम अचीवमेंट कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, और जो नेचुरल रिसोर्सेस है इसका यूज़ करके हम ये इकोनॉमी को हम सीलिंग तक पहुँचा सकते हैं। जिसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट को प्रेजेंट किया जाता है जीए से प्रेजेंट किया जाएगा। सेकेंड, वारंटेड ग्रोथ रेट को यहाँ पे जीडब्ल्यू से प्रेजेंट किया जाएगा। तो नेचुरल ग्रोथ रेट को यहाँ पे जीएन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्टली हम देखें तो ये एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है और इससे हम किस तरह से मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो डिटरमिन किया जाता है एक्चुअल ग्रोथ रेट को, तो ये किया जाएगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट। जो कंट्री की जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट किस तरह से उसकी लेवल है ये डिपेंड कर पाएगी। दूसरा कहा है उन्होंने कि डिफाइन कर पाएंगे कि रेशो ये चेंज किया जाएगा इनकम टू टोटल इनकम। जो डेल्टा वाई है और टोटल इनकम, इनमें जो टाइम पीरियड के अंदर इनकम दिया गया है इसको इम्पोर्टेंट उन्होंने माना। और इसके साथ साथ हम प्रेजेंट कर पाएंगे जो जी ए है ये एक्चुअल ग्रोथ रेट को प्रेजेंट करता है इज इक्वल डेल्टा वाई अपॉन वाई, जो उस कंट्री की जो एक्चुअल इनकम है और उसके बाद जो चेंजेस इनकम यहाँ पे जो एडिशनल इनकम यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, जो डेल्टा वाई को प्रेजेंट करेगा, और जो वाई है ये उस कंट्री की टोटल इनकम को प्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरह से जीए को प्रेजेंट किया जाएगा एक्चुअल ग्रोथ रेट, डीवाई चेंज इन इनकम, और वाई प्रेजेंट किया जाएगा ऑब्वियसली टोटल वाई, मतलब उस कंट्री की टोटल इनकम को। तो इस तरह से जो एक्चुअल ग्रोथ है, ग्रोथ रेट को यहाँ पे मेंटेन करना है, डिटरमिन किया जाएगा उसका सेविंग इनकम रेशो और कैपिटल आउटपुट रेशो। ये तो जाहिर सी बात है, इन दोनों फैक्टर को अगर हम फिक्स जो रेशो है इस फिक्स रेशो के साथ साथ ही हम इसे अचीवमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सेविंग इनकम रेशो है और कैपिटल आउटपुट रेशो है ये फिक्स
रेशो में उसको माना जाता है, जो अज्यूम किया गया है हमारे अजम्पशन के साथ साथ। उसके साथ हम देखें जो रिलेशनशिप है बिटवीन एक्चुअल ग्रोथ रेट और जो डिटरमिन किया जाएगा उसके एक्सप्रेशंस के साथ साथ, तो यहाँ पे उसको जो एक्सप्रेस किए जाएंगे जो इक्वेशन के साथ, तो इस तरह से ये प्रेजेंट कर पाएगा जी ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल एस। यहाँ पे जी ए ऑब्वियसली एक्चुअल ग्रोथ रेट को प्रेजेंट करेगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा जो सी से। सी यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आउटपुट रेशो, मतलब डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई, और इज इक्वल एस मतलब होता है सेविंग इनकम रेशो, जो प्रेजेंट किया जाता है ऑब्वियसली डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई के साथ साथ। तो ये एक्चुअल ग्रोथ रेट को अगर हमें लेना है तो इसे जी ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल एस, इस इक्वेशन के साथ ये फॉर्मूला जो एक्चुअल ग्रोथ रेट को प्रेजेंट कर पाएगा। इस तरह से जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है इसे और भी क्लियरिफिकेशन करें तो ये जी मतलब होता है इज इक्वल डेल्टा वाई अपॉन वाई। ऑब्वियसली जब हमने कहा कि यहाँ पे डेल्टा वाई जो एक्चुअल जो ग्रोथ हुआ है इनकम के अंदर, जो चेंजेस हुआ है वो उसको प्रेजेंट करेगा, अपॉन वाई मतलब उस कंट्री की जो ग्रोथ है इसे। तो ये ग्रोथ जो है एक्चुअल ग्रोथ को प्रेजेंट कर पाएगा। इसके बाद हम देखें जो सी है इज इक्वल डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई, मतलब जो हमारा जो रेशो है कैपिटल आउटपुट रेशो ये इज इक्वल है डेल्टा के। डेल्टा के मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरे मीनिंग से हम कहें तो इज अपॉन डेल्टा वाई मतलब हमारी इनकम में जो चेंज आया ये किसके बतौर आया, तो हमारी डेल्टा के मतलब हमारा जो चेंजेस यहाँ पे कैपिटल में हुआ उसके बतौर ही हुआ है। तो यहाँ पे डेल्टा के को हम आई से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला हमारा कहता है कि जो डेल्टा के को हम आई से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये सी इज इक्वल आई अपॉन डेल्टा वाई भी हो सकता है। उसके अपोजिट हम देखें जो एस है, जो एस सेविंग इनकम रेशो है, ये किस तरह से हमें मिल पाएगा, स्मॉल एस इज इक्वल एस अपॉन वाई, जहाँ पे सेविंग इनकम रेशो हमें मिल पाता है इस तरह से। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम दो जी सी और एस इस इक्वेशन के साथ, जो इक्वेशन हमें मिल पाता है, तो इस तरह से हमें जो मिला है, जो जी है जी ए हमें प्रेजेंट करता है हमारे फॉर्मूला के साथ, क्या एग्जैक्टली वो प्रेजेंट करता है, तो हमारा जी ए मीनिंग क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो यहाँ पे सी जो प्रेजेंट करता है ये आई अपॉन डेल्टा वाई जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, इज इक्वल जो एस हमारा फॉर्मूला में था, जो एस हमें प्रेजेंट करता है उसकी जो वैल्यू रखेंगे एस अपॉन वाई। तो अगर ये डेल्टा वाई ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, आई अपॉन वाई इज इक्वल एस वाई। तो यहाँ पे वाई भी कॉमन होने की वजह से निकल जाएगा, तो बचा है आई इज इक्वल एस। यहाँ पे आई इज इक्वल एस ये प्रेजेंट करता है उस कंट्री की जो सेविंग है, ये सेविंग को हम कन्वर्ट कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट में। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, तो यहाँ पे उस कंट्री की जितनी भी सेविंग होगी ये सेविंग कन्वर्ट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और इस तरह से हम उस कंट्री की जो एक्चुअल ग्रोथ है इस ग्रोथ को हम अचीव कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने कहा है वारंटेड ग्रोथ रेट को, मतलब हम कहें कि इकोनॉमी के अंदर जो फुल कैपेसिटी के अंदर वर्क होगा उसे वारंटेड ग्रोथ रेट को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, और वारंटेड ग्रोथ रेट को यहाँ पे फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इज रिक्वायर फॉर द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रोइंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जिस तरह से हमने एक्चुअल ग्रोथ को देखा कि यहाँ पे आई इज इक्वल एस होता है, जो उस कंट्री की जो सेविंग है ये सेविंग कन्वर्ट की जाएगी इन्वेस्टमेंट पे। तो ये सेकेंड स्टेज जो है यहाँ पे हमने देखा कि एक्चुअल ग्रोथ के अंदर जो यहाँ पे हम अचीवमेंट कैसे करें ग्रोथ को, तो उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो वारंटेड ग्रोथ को यहाँ पे हम मेंटेन कैसे करें, तो मेंटेन करने के लिए जो सेकेंड स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज यहाँ पे फुल कैपेसिटी को यहाँ पे प्रेजेंट करती है, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे वर्क करता हुआ दिखाई देता है, और इस कंडीशन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है इसको यूटिलाइजेशन किया जाता है, ग्रोथ को जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है इसका पूरी तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसी के साथ जो एंटरप्रेन्योर है ये पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन कंडीशन के अंदर होते हैं, और उसके वजह से ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये एक्चुअली यहाँ पे बनाया जाता है, और इसको डिटरमिन किया जाता है ऑब्वियसली कैपिटल आउटपुट रेशो और सेविंग इनकम रेशो के साथ साथ। सेम ही यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ का जो डिटर्मिनेशन है वो सेम है,
कैपिटल आउटपुट रेशो और सेविंग इनकम रेशो, और इसका रिलेशनशिप बिटवीन द वारंटेड ग्रोथ रेट के साथ यहाँ पे डिटरमिन किया जाता है। और उसका जो इक्वेशन सेकेंड जो उभर के आता है ये कहता है GW मल्टीप्लाई CR इज इक्वल एस, जो इक्वेशन 2 हमें मिलता है जो वारंटेड ग्रोथ रेट के अंदर मिला। हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो इक्वेशन था वो एक्चुअल ग्रोथ रेट के साथ मिला जो इक्वेशन 1 था। सेकेंड इक्वेशन हमारा यहाँ पे जो मिला है वो वारंटेड ग्रोथ रेट के साथ मिलता है। तो अभी जो GW है ये प्रेजेंट करता है ऑब्वियसली वारंटेड ग्रोथ रेट को प्रेजेंट करेगा। CR जो CR है ये कैपिटल आउटपुट रेशो यहाँ पे मेंटेन करने के लिए हमने C को यहाँ पे R से यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल ग्रोथ रेट में मिले देखे तो C था सिर्फ और सिंगल C था, तो कैपिटल आउटपुट रेशो था। यहाँ पे वारंटेड ग्रोथ रेट के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशो यहाँ पे हमें सिर्फ लेना नहीं है, यहाँ पे उसे अचीवमेंट नहीं करना है, इसे हम मेंटेन भी करना है। तो यहाँ पे अचीवमेंट के साथ साथ मेंटेन भी यहाँ पे ऐड होने की वजह से इसे CR यहाँ पे लगा हुआ दिखाई देता है। और S जो है ये सेविंग इनकम रेशो वैसे कि वैसे यहाँ पे रहेगा। तो इसके अंदर हमें दिखाई देता है कि जहाँ पे GA इज इक्वल GW यहाँ पे मिलता है, मतलब हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट ये इक्वल है वारंटेड ग्रोथ रेट के साथ, और इसके वजह से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ यहाँ पे मिलता है। और उसके वजह से हमारा जो CA है जो इज इक्वल होगा CR के साथ। हमारा जो C यहाँ पे जो एक्चुअल ग्रोथ रेट था जो उसका कैपिटल आउटपुट रेशो ये इक्वल होगा अब यहाँ पे वारंटेड ग्रोथ रेट के साथ जो CR के साथ होगा। तो यहाँ पे CR हमने कहा कैपिटल आउटपुट रेशो जो मेंटेन करना है वो इक्वल होगा एक्चुअल ग्रोथ रेट का जो कैपिटल आउटपुट रेशो है इसके भी बराबर होगा। तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हर समय तो ऐसा कंडीशन नहीं होगा ना, तो ये सिचुएशन के अंदर ये रेयरली पाया जाएगा, इसके अंदर अप एंड डाउन्स भी होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर कंडीशन के अंदर जो वारंटेड ग्रोथ रेट है ये हमेशा इक्वल कंडीशन के अंदर हो। तो इसके साथ हम देखें कि अगर हम मान लेते हैं कि दो सिचुएशन होंगे, यहाँ पे जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है ये बढ़ेगा या घटेगा कंपैरिजनली वारंटेड ग्रोथ रेट के साथ, तो उसके साथ साथ कैपिटल आउटपुट रेशो में भी चेंजेस होंगे। तो फर्स्टली हम देखें तो यहाँ पे जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है ये ग्रेटर देन होगा किसके साथ, तो वारंटेड ग्रोथ रेट के साथ। तो यहाँ पे GA है जो वारंटेड ग्रोथ रेट को यहाँ पे कम है और हमारा एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, तो इसके कंपैरिजनली कैपिटल आउटपुट रेशो ये भी उसमें भी यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देगा। तो हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है उसके अंदर जो कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो कम होगा कंपैरिजनली वारंटेड ग्रोथ रेट के अंदर जो कैपिटल आउटपुट रेशो है ये ज़्यादा होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, मतलब हम समझे जो इक्वल कंडीशन थी हमारी जहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट ये जब ऐसी कंडीशन के अंदर जब सेम होंगे तो फर्स्ट स्टेज होगा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है ये मस्ट इक्वल टू द वारंटेड ग्रोथ रेट के साथ दिखाई देता है। उसके साथ साथ कैपिटल आउटपुट रेशो ये नीडेड टू अचीव टू एक्चुअल ग्रोथ रेट मस्ट बी इक्वल टू रिक्वायर कैपिटल आउटपुट रेशो इन ऑर्डर टू द मेंटेन वारंटेड ग्रोथ रेट। मतलब इसके साथ साथ हमें दिखाई देता है थर्ड चेंजेस यहाँ पे जो इस कंडीशन के अंदर सेविंग कोएफिशिएंट यहाँ पे इक्वल होगा और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू द एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट एट द गिवन सेविंग रेट। ये होगा ये इक्वल कंडीशन के अंदर, पर ये हमेशा स्टेबिलिटी तो इकोनॉमिक की ग्रोथ के अंदर तो नहीं दिखाई देगी ना। तो ये एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट इनमें जो अप एंड डाउन्स होंगे इसका क्या मीनिंग होगा, अगर ये समझे कि इस सिचुएशन के अंदर एक्चुअल ग्रोथ रेट ये ग्रेटर दैन वारंटेड ग्रोथ रेट के साथ होगा, तो इस कंडीशन के अंदर जो ग्रोथ रेट है इनकम के अंदर ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। मतलब यहाँ पे जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है ग्रेटर देन होगा वारंटेड ग्रोथ रेट के साथ साथ। तो ये पॉसिबल होता है इस कंडीशन के अंदर कि इनकम जो यहाँ पे ग्रेटर देन है ग्रोथ रेट का एक्चुअल का, तो ये ग्रोथ रेट ऑफ द आउटपुट ये दोनों में भी डिफरेंस होगा। तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट रेशो है जो कैपिटल आउटपुट रेशो यहाँ पे जो एक्चुअल ग्रोथ रेट का है वो कम होगा कंपैरिजनली वारंटेड ग्रोथ रेट के साथ, क्योंकि कैपिटल यहाँ पे फॉल होता है क्योंकि रिक्वायरमेंट जितनी है उतना यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे नहीं होने की वजह होती है, और इसके वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन डेवलपमेंट इसमें भी यहाँ पे अनेक यहाँ पे चेंजेस और चैलेंजेस यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे।
तो ये कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट करती है कि यहाँ पे जो एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट, इनमें अगर कंपैरिजनली अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट ये ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशो कंपैरिजनली एक्चुअल ग्रोथ रेट का कम होगा, और जो वारंटेड ग्रोथ रेट है इसकी जो कैपिटल आउटपुट रेशो जो मेंटेन करना है ये कंपैरिजनली जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कम होने की वजह यहाँ पे दिखाई देते हैं, और इसके वजह से ही यहाँ पे प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में यहाँ पे गिरावट दिखाई देती है। उसके साथ साथ अगर थर्ड सिचुएशन देखें, फर्स्टली तो हमने देखा कि इक्वल कंडीशन, यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट इनमें इक्वल कंडीशन देखें। इसके कंपैरिजनली हम सेकेंड स्टेज देखें जहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट है ग्रेटर देन होता है वारंटेड ग्रोथ रेट, और थर्ड यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे कम होता है कंपैरिजनली वारंटेड ग्रोथ रेट के साथ। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट का जो कैपिटल आउटपुट रेशो ये ग्रेटर देन होगा यहाँ पे वारंटेड ग्रोथ रेट का जो कैपिटल आउटपुट रेशो है इससे भी ज़्यादा होगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है ये लेस देन GW वारंटेड ग्रोथ रेट के साथ दिखाई देता है। तो इसके वजह से ग्रोथ रेट जो इनकम है उस कंट्री की जो लेस देन होती है, और उसके वजह से जो ग्रोथ रेट है उसके वजह से कम होने की वजह से आउटपुट में भी यहाँ पे सिचुएशन को दिखाई देता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव गुड्स फॉर द सेल यहाँ पे जो होना चाहिए ये यहाँ पे नहीं होने की वजह से, सुफिशिएंटली यहाँ पे वर्क नहीं करने की वजह से ये कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है, जो प्रेजेंट करती है डिफ्लेशन को यहाँ पे दिखाई देगी। जो फर्स्टली हम देखा इन्फ्लेशन देखा, उसके कंडीशन के साथ साथ इसमें डिफ्लेशन की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि जो CA है मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट का कैपिटल आउटपुट रेशो ये ग्रेटर देन है जो वारंटेड ग्रोथ रेट का जो कैपिटल आउटपुट रेशो है, मतलब CA ये ग्रेटर देन है CR से होने की वजह से। तो ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे जो लार्जर देन द रिक्वायरमेंट के वजह से अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर द इन्वेस्टमेंट ये ज़्यादा होने की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई देती है, मतलब लार्जर अमाउंट ऑफ द कैपिटल अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पे जो सिचुएशन होती है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल मतलब MEC ये लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर वर्क नहीं करने की वजह हमें दिखाई देती है। यहाँ पे जो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल ये अपना अहम रोल निभाती है इस सिचुएशन के अंदर, बट यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे अलग होने की वजह से यहाँ पे दिखाई देता है कि डिप्रेशंस और अनएम्प्लॉयमेंट और सेक्युलर स्टैग्नेशन इन सभी प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस करना दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हैरो-डॉमर मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट करता है कि अगर आपकी इकोनॉमी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अगर साथ हटती है तो आपको ये फिर से आप उसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की वजह नहीं बन पाएंगे। मतलब एक बार आपने बैलेंस अपना इकोनॉमी का अंदर खो दिया तो आप वहाँ पे फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं जा सकते। कि मेन यहाँ पे जो फैक्टर यहाँ पे देते हैं हैरो-डॉमर मॉडल, आप अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ हट गए मतलब आपने अचीवमेंट किया, इकोनॉमी को मेंटेन किया, फिर सीलिंग तक लेके गए, ये ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। बट आप डिक्लेन करते हुए दिखाई देंगे तो उसके बाद आप अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन को। means leads the economy away from the further away from the steady state growth path is the called knife edge equilibrium condition। यहाँ पे knife edge equilibrium condition यही कहती है कि अगर आपकी इकोनॉमी अगर अचीवमेंट करती है तो उसके साथ साथ वो ग्रोथ करती हुई आगे बढ़ेगी। बट अगर आपकी इकोनॉमी किसी भी कंट्री की अगर डिक्लेन करेगी तो उसके बाद आप इस सिचुएशन को हासिल वापस नहीं कर पाएंगे। जो बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए वो इसके बाद आप फिर उस कंट्री की जो ग्रोथ है उसको लेने के लिए दिक्कत प्रॉब्लम दे देगी। तो यहाँ पे जो नाइफ एज इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये प्रेजेंट मेन फोकस किया जाता है, हैरोल्ड ने किया कि जहाँ पे आप एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट इन तीनों को यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे, अचीवमेंट कर पाएंगे और सीलिंग तक यहाँ पे टॉप पर लेके जाने की सिचुएशन इन तीन मेथड के साथ ही दिखाई देती है। इसी के साथ थर्ड जो यहाँ पे स्टेज आती है उसे कहेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट, जहाँ पे उसको प्रेजेंट किया जाएगा GN के साथ। ये डिटरमिन किया जाता है नेचुरल कंडीशन उस कंट्री के अंदर क्या है, जहाँ पे लेबर फोर्स उसके किस तरह से अवेलेबल है, स्किली है, नॉन स्किल या
उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे सेमी स्किल भी होंगे, तो इसके साथ साथ किस तरह का यहाँ पे लेबर फोर्स अवेलेबल है उस कंट्री के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कैपिटल क्या है, इक्विपमेंट क्या होगा, टेक्नोलॉजी क्या है, इन सभी को यहाँ पे मैटर कर पाएगा। उस कंट्री की जो नेचुरल ग्रोथ रेट है ये डिपेंड करेगी उस कंट्री की जो ग्रोथ अचीवमेंट करने के लिए। नेचुरल ग्रोथ रेट को अगर हम मैक्सिमम लेवल को अगर ये ग्रोथ रेट को अचीवमेंट कर पाएंगे और उसका जोड़ यहाँ पे नेचुरल जो इक्विपमेंट है कंडीशन अगर लेंगे, तो यहाँ पे हम उस कंडीशन को टॉप पे लेके जा पाएंगे और नेचुरल रिसोर्सेस ही यहाँ पे उस कंट्री की मेन यहाँ पे सिचुएशन को यहाँ पे और भी ग्रोथ लेने के लिए इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करती हुई दिखाई देती है। जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस, फिर वो लेबर फोर्स हो, नेचुरल अवेलेबल मटेरियल हो, कैपिटल हो, इक्विपमेंट हो, टेक्नोलॉजी, ये सभी इम्पैक्ट उस कंट्री की ग्रोथ को आगे लेके जाने के लिए इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। जहाँ पे थर्ड इक्वेशन यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ रेट को यहाँ पे मिलता है GN, जहाँ पे GN हमें प्रेजेंट करता है नेचुरल ग्रोथ रेट, उसी तरह से मल्टीप्लाई कर पाएंगे CR से, जो मेंटेन करने के साथ साथ अभी हमें सीलिंग को टॉप को यहाँ पे अचीवमेंट करना है, जो दोनों में मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ इक्वल होगा हमारा सेविंग S से। तो यहाँ पे इक्वेशन हमें पूरी तरीके से इस तरह से मिल पाएगा GN मल्टीप्लाई CR इज इक्वल S, जो थर्ड इक्वेशन हमें मिलता है। पर ये नेचुरल ग्रोथ रेट यहाँ पे इक्वल कंडीशन में होगा या इसके बतौर यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ भी हमें मिल पाएगा। मतलब यहाँ पे GN मल्टीप्लाई GR, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ भी मिल पाएगा और डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ भी ये नेचुरल ग्रोथ रेट यहाँ पे उस कंट्री की जो ग्रोथ है लेने के लिए हो सकता है। मतलब एक तो सिचुएशन ये होगी नेचुरल ग्रोथ रेट के अंदर GN मल्टीप्लाई CR इज इक्वल S, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाई देता है। इसके अपोजिट GN मल्टीप्लाई CR डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन S, ये भी सिचुएशन इस कंडीशन के अंदर दिखाई दे सकती है। इस तरह से हम देखेंगे कि डायग्राम के साथ किस तरह से हैरोल्ड ने अपने ग्रोथ मॉडल को किस तरह से प्रेजेंट किया। एक तो उन्होंने 3 क्वेश्चन को यहाँ पे रेज किया, जहाँ पे अचीवमेंट किस तरह से करे, मेंटेन किस तरह से करे, और थर्ड यहाँ पे उसको टॉप पे सीलिंग तक यहाँ पे उस ग्रोथ को किस तरह से लेके जाए। इन तीनों इशू को यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया। उसके आंसर पे उन्होंने कहा कि इन तीनों सिचुएशन को अगर क्रैक करना है तो हमें फर्स्टली यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट को यहाँ पे हासिल करना है, सेकेंड वारंटेड ग्रोथ रेट को यहाँ पे हासिल करना होगा, और थर्ड यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ रेट को यहाँ पे मेंटेन करना है। तो इन तीनों सिचुएशन को, तीनों क्वेश्चन को उन्होंने तीनों आंसर यहाँ पे दिए, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट। इन तीनों को हम अगर हासिल करेंगे तो उस कंट्री की जो ग्रोथ है इसको हम लेके जा सकते हैं और उससे हम उस कंट्री का यहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ एक बेहतर तरीके से हम हासिल कर पाएंगे। इन तीनों सिचुएशन को 3 यहाँ पे डायग्राम के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया। फर्स्टली है जहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे डायग्राम ए के साथ हमें दिखाई देती है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम दिया गया है और वाई एक्सिस पे यहाँ पे ग्रोथ रेट को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, और एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन यहाँ पे दी गई है जहाँ पे डायग्राम ए में ये प्रेजेंट करता है यहाँ पे जो वारंटेड ग्रोथ रेट है वो इक्वल है नेचुरल ग्रोथ रेट के साथ। इसका मीनिंग ये होता है कि किस तरह से एक्चुअल ग्रोथ रेट को हमने हासिल किया, मतलब हमारा सभी सिचुएशन यहाँ पे स्मूथली चल रहा है और हमने स्टेडी ग्रोथ को यहाँ पे अचीवमेंट किया है। तो यहाँ पे जो वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट इसका यहाँ पे पूरी तरीके से हमने हासिल करने की वजह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे फिक्स हमें यही कहती है कि हम अभी इस कंडीशन के साथ स्टेडी ग्रोथ को अचीवमेंट किए और इसके साथ हमारी टॉप ऑफ यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर उस कंट्री की यहाँ पे ग्रोथ को ऊपर लेके जाती हुई दिखाई देती है। मतलब यहाँ पे उस कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पे पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उसी के साथ वारंटेड जो ग्रोथ रेट है इसको जो हमने एक्सपेक्टेड किया था वो भी हम हासिल कर पा रहे हैं। तो इसके वजह से हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है ये उसके साथ साथ आगे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये डायग्राम ए यहाँ पे हर समय यहाँ पे वही दिखाई देता है कि किस तरह से हमने अचीवमेंट किया है ग्रोथ रेट को। बट ये कंडीशन हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होती है, तो उसके अपोजिट यहाँ पे जो इनबैलेंस है ये इनबैलेंस को भी उन्होंने उतना ही फोकस करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पे हम अगर माने कि हमारा जो
नेचुरल ग्रोथ रेट है ये अगर ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन अगर हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट अगर कम है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या कंडीशन यहाँ पे होती है, ये डायग्राम बी हमें अच्छी तरीके से और भी बेहतर तरीके से समझाता है। और किस तरह से ये डायग्राम के अंदर जो बी है, ये बी में एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे हमने ग्रोथ रेट को यहाँ पे दिया गया है। और इस कंडीशन के अंदर हमें दिखाई देता है कि डायग्राम जो बी है ये प्रेजेंट करता है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है और अचीवमेंट करता है फुल एम्प्लॉयमेंट में। ये जो नेचुरल ग्रोथ रेट है ये इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। जो वारंटेड ग्रोथ रेट को जो दिखाई देता है कि यहाँ पे ऊपर नेचुरल ग्रोथ रेट है और नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन दो दिखाई देती है, जिसमें फर्स्ट जो नीचे है यहाँ पे वारंटेड ग्रोथ रेट है और ऊपर उसके ऊपर नेचुरल ग्रोथ रेट है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जो अनइक्वल कंडीशन यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर डायग्राम बी के अंदर दिखाई देती है। और ये जो कंडीशन है, जो नेचुरल एक्चुअल ग्रोथ रेट है, ये इक्वल कंडीशन को हासिल करने की कोशिश करती है जहाँ पे वारंटेड ग्रोथ है। तो सिचुएशन यहाँ पे यही दिखाई देती है कि स्टेडी ग्रोथ को अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ हम सेटिस्फाइड अगर होते हैं तो, बट पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि रिमोट कर पाएगी कि यहाँ पे, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ द फैक्टर डिफिकल्टी सिचुएशन को फेस करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है अनइक्वलिटी बिटवीन द जो नेचुरल ग्रोथ रेट है और वारंटेड ग्रोथ है, इसके अंदर जो अनइक्वलिटी यहाँ पे फेस करती हुई दिखाई देती है। और इसके वजह से ही यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट है ये ऊपर जाता हुआ, जो लाइन है ये वारंटेड ग्रोथ रेट से ऊपर जाता हुआ नेचुरल ग्रोथ रेट को हासिल करने की कोशिश करता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ हमें दिखाई देता है कि जहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट है एक्सीड करता है वारंटेड ग्रोथ रेट को, जहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट ये एक्सीड कर पाएगा और उसके वजह से यहाँ पे जो वारंटेड ग्रोथ रेट है ये और भी आगे जाने की कोशिश करेगा। और उसके साथ साथ इकोनॉमी को यहाँ पे क्यूमुलेटिव यहाँ पे बूम कंडीशन और फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन इस कंडीशन के अंदर मिल पाएगी। इससे थर्ड हम देखेंगे, थर्ड डायग्राम के अंदर हमें मिलता है कि एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड दिया गया है और वाई एक्सिस पे यहाँ पे ग्रोथ रेट को दिखाई देता है। जिस तरह से फर्स्ट डायग्राम में हमें देखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पे इक्वल कंडीशन जहाँ पे जी एन और जी डब्ल्यू इनके साथ साथ दिखाई देती है। सेकेंड डायग्राम के अंदर दिखाई दिया कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन दो यहाँ पे क्रिएट होती है, यहाँ पे एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है ये हासिल करने की कोशिश करती है और जो नेचुरल ग्रोथ रेट है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है और हमारा वारंटेड जो ग्रोथ रेट है ये नीचे होने की वजह से इस सिचुएशन को हम जो यहाँ पे अचीवमेंट करना है, हमारा जो यहाँ पे फुल स्टेडी ग्रोथ रेट को यहाँ पे हासिल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया जाता है और फुल कैपेसिटी के अंदर सिचुएशन को हम हासिल कर पाएंगे। थर्ड सिचुएशन जहाँ पे जो सी डायग्राम कहता है कि यहाँ पे हमारा जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो कम है और हमारा एक्सपेक्टेड मतलब हमारी वारंटेड ग्रोथ रेट यहाँ पे ऊपर की कंडीशन, यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिखाई देती है जो यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे जो नेचुरल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट के अंदर क्या है, उसके साथ साथ हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो किस तरह से हासिल कर पाएंगे। इस थर्ड डायग्राम के अंदर यहाँ पे वारंटेड ग्रोथ रेट को यहाँ पे एक्सीड किया जाता है एक्चुअल ग्रोथ रेट के लिए। तो यहाँ पे जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है ये मस्ट बी बिलो टू अ फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम एंड द रिसेशंस इन द अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके वजह से ही ये डिफरेंस होने की वजह से हमारा नेचुरल जो कंडीशन है ये कम होने की वजह से, रिसोर्सेज कम होने की वजह से, लेबर फोर्स कम होने से, टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से, इन सभी का यहाँ पे जो इम्पैक्ट है, बट हमारा जो वारंटेड ग्रोथ रेट है ये हायर होने की वजह से और नेचुरल ग्रोथ रेट ये कम होने की वजह से जो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है उसके वजह से रिसेशन ये कंडीशन हो सकती है और उस कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए कंडीशन दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस कम है और नेचुरल जो ग्रोथ रेट है ये कम होने की वजह से और वारंटेड ग्रोथ रेट ज़्यादा होने की वजह से ये सिचुएशन इम्बैलेंसली दिखाई देती है। ये ग्रोथ रेट अनयूजुअली यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयमेंट इस सिचुएशन को यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर हम रखें तो हम ये जी डब्ल्यू इज इक्वल जी एन ये कंडीशन रख पाएंगे। जैसे हम देखें जो हैरोड-ओमर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के अंदर हैरोड ने किस तरह से 3 इशू को रेस किया, उसके 3 सॉल्यूशन उन्होंने क्या मेथड को दिए,
उस तरह से 3 मेथड को हम और भी इजीली समझने के लिए हमने डायग्राम की हेल्प से इस सिचुएशन को, जो नेचुरल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है, इन तीनों को हम किस तरह से अचीवमेंट करें तो हम उस कंट्री की जो ग्रोथ है, अचीवमेंट, मेंटेन और टॉप सीलिंग को, ग्रोथ को लेके जाने की कंडीशन, इन 3 कंडीशन में दिखाई देते हैं। बट ये हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ साथ उस कंट्री की ग्रोथ नहीं दिखाई देती, उसमें अप एंड डाउन यहाँ पे हमेशा दिखाई देते हैं। और उसके वजह से वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट, इनमें जो डिफरेंस होगा कम या ज़्यादा, उसके साथ साथ ही ये एक्चुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत हो सकती है। इस तरह से हमने पार्ट 1 के अंदर हमने ये हैरोड मॉडल यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जिस तरह से हैरोड-डॉमर मॉडल, ग्रोथ मॉडल, ये एग्जैक्टली दोनों ने भी यहाँ पे डिफरेंटली यहाँ पे प्रेजेंट किया। हैरोड ने तो यहाँ पे यूके के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट किया इस मॉडल को, और डॉमर ने इस मॉडल को 1947 के अंदर जो डेवलप किया, उसका क्या एग्जैक्टली उन्होंने इस मॉडल के अंदर क्या कहा है, ये हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। जो डोमर मॉडल हम इसके डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश पार्ट 2 के अंदर करेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर हमने ये कवर कर लिया है कि हैरोड मॉडल एग्जैक्टली क्या है और उनका नज़रिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से किसी भी कंट्री की ग्रोथ को अचीवमेंट, मेंटेन और टॉप सीलिंग को लेके जाने के लिए क्या उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ये पार्ट 1 एग्जैक्टली यही कहने की कोशिश करता है। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि डोमर मॉडल एग्जैक्टली क्या है और उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से रहा है। ये हैरोड-डॉमर मॉडल जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को प्रेजेंट करता है, ये पार्ट 2 के अंदर हम डीपली इसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू।